नमस्कार, न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। अभी हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 10 तारीख को एक प्रदर्शन विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किया जाएगा और सरकार को चेताने की कोशिश इस प्रदर्शन से की जाएगी। लेकिन इस बैठक में कुछ सियासी दल नजर नहीं आए और इनमें से एक सियासी दल था डीपीएपी और डीपीएपी के नेता और पूर्व मंत्री आरएस चिब इस समय हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग थी और सभी विपक्षी दल वहां पर मौजूद थे, लेकिन डीपीएपी का कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं दिखाई दिया। कारण क्या था? इन्विटेशन आपको नहीं मिला या कुछ और रीजन था जिसकी वजह से आप इस बैठक में शामिल नहीं हुए? देखिए, ऐसा है मैम, दो हिस्सों में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहला तो यह है कि यहाँ तक ऑल पार्टी मीटिंग का संबंध है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऑल पार्टी है। कांग्रेस तो है नहीं। आफ्टर गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आती मुझे, नंबर वन। दूसरा, जो पार्टियां इन्होंने जोड़ रखी हैं उसमें ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं, ऐसे ऐसे नाम भी हैं जिनको शायद मोहल्ले में भी लोग नहीं जानता। जैसे कि डिंपल का नाम मैंने सुना कि वो भी एक पार्टी बना हुआ उसमें, समझ आप, शायद उसको अपने मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता होगा। तो इसलिए ऑल पार्टी का जो यहाँ तक संबंध है वो कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी, वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा गुपकार अलायंस इसका आधार है, पीएजीडी इसका आधार है। पीएजीडी के साथ जो उस समय पार्टियां जुड़ी थी, अब उन्होंने कहा कि हम जम्मू में उसका प्रदर्शन करेंगे, नंबर वन। नंबर दो, यहां तक हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का संबंध है। आपने देखा हो कि नेशनल लेवल पर एक अलायंस बनी है जिसका नाम है इंडी अलायंस। हम तो इंडी अलायंस का भी हिस्सा नहीं है। नंबर दो, गुपकार अलायंस में जितनी भी मीटिंग्स हुई पिछले 1 वर्ष से या 1.5 वर्ष से, या पीएजीडी अलायंस को कह लीजिए आप, हम तो उसमें भी कभी नहीं गए, ना उसका हम हिस्सा है, ना हम गए, ना बुलाया गया, ना उसका हम हिस्सा है। तो हमारा ही प्रेजेंस वहां इस मीटिंग में, जो ऑल पार्टी मीटिंग आप कह रहे हैं, इस मीटिंग में हमारी प्रेजेंस के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए आपको वहां डीपीएपी का कोई लीडर वहां नजर नहीं आया। बैठक के दौरान फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया और उनका जवाब ये था कि डीपीएपी सरकार की ही बी टीम है और यही कारण है कि वो हमारे साथ नहीं मिलती है। तो क्या सच में डीपीएपी सरकार की बी टीम? पहले तो देखिए, यहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, मैं उनका बहुत सत्कार करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं में। देखें, वो तो नेशनल लेवल के लीडर हैं, इंटरनेशनली भी लोग उनको जानते हैं। वो तो बहुत बड़ा नाम है, शेख साहब के साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने ये बार बार कहा, फिर यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का सवाल है, उसमें फारूक अब्दुल्ला के नाम को माइनस नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने, माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं बड़ी इज्जत के साथ मैं उनका नाम देता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, बड़े अच्छे ढंग से काम किया है उनकी लीडरशिप में जब मैं मिनिस्टर था नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आज डीपीएपी को ये कहते हैं कि डीपीएपी जो है वो सरकार के साथ जुड़ी हुई और सरकारी पार्टी है, तो यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी के साथ रही, उनके साथ गठबंधन भी हुआ, मंत्री भी वहां रहे, और आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी जो मेरे मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके साथ भी काम किया है। वो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थे वाजपेयी जी के साथ, बीजेपी के साथ थे। तो डीपीएपी तो अभी इसकी फॉर्मेशन 1 साल पहले हुई है, तो हमें कहना कि हम सरकारी पार्टी हैं और वो पार्टी कहे जो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बात जस्ती नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए
ये तो रहा एक बात, हिस्ट्री जो बताई मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात ये है कि जब से डीपीएपी का गठन हुआ है, आपको याद होगा आजाद साहब ने फ्रॉम द डे वन, आजाद साहब ने बार बार ये कहा है, आजाद साहब ने कि हम बिल्कुल, हमारी सोच जो है आजादाना सोच है, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सबूत ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार ने, इसी सरकार ने कुछ 6-8 महीने पहले एक ऑर्डर पास किया, इविक्शन का ऑर्डर किया, स्टेट लैंड, घासराई लैंड और रोशनी की लैंड। इन्होंने कहा कि जिनके पास भी ये लैंड है, हालांकि उसमें जो स्टेट लैंड में वो लोग थे जो हमारे पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे, जिसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, गुजर भी हैं, दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं, और जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो दूसरे बॉर्डर पे रहते हैं, 70 साल से उन्होंने कुछ जमीनें, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल जमीनें जो है आबाद कर ली, और उनका बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी उनका उन्होंने ठीक किया। और उसके साथ क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इनको वहां से हटा दो। रोशनी की लैंड जो थी, सरकार ने एक रोशनी एक्ट बनाया, रोशनी एक्ट के मुताबिक जो जमीनें गई, जो मिली, बेसिकली देखा जाए तो रोशनी के जो एक्ट था, ये सोच तो फारूक साहब के समय बनी थी, लेकिन आजाद साहब ने इसको पूरा किया। तो जब ये इविक्शन का ऑर्डर सरकार ने कहा, तो डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया सारी यूटी में, डिवीजन लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने प्रोटेस्ट किए। और जब सरकार की नींद नहीं खुली तो तब आजाद साहब ने एलजी साहब से बात करी और फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करी, और उसके बाद में उस पर रोक लगी जी। तो अगर हम सरकार का हिस्सा होते तो हम सरकार की उस फैसले का विरोध क्यों करते? हमने इसीलिए विरोध किया कि हमारी पार्टी जो है लोगों की बात करती है, हमारी पार्टी लोगों के विकास की बात करती है, हमारी पार्टी लोगों के जो नौजवान हैं उनकी नौकरियों की बात करती है, हमारी पार्टी चाहती है कि हमारे स्टेटहुड वापस मिले, हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो। तो अगर हम सरकारी पार्टी का हिस्सा होते तो शायद ये बातें नहीं उठाते। तीसरी बात, नॉट ओनली इलेक्शन की वजह से, बल्कि देखो राशन उन्होंने कम किया था, हमने राशन में प्रोटेस्ट किया। CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो था, इन्होंने सिस्टम बनाया जिसमें हमारे बच्चों से 1500 रुपए लिए गए, और कोई किसी जम्मू वाले को चंडीगढ़ भेजा गया, किसी को जलंधर भेजा गया, किसी को अमृतसर भेजा गया। हमने उसका भी प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि हमारे यूटी के, कश्मीर या जम्मू के जो बच्चे हमारे हैं वो बाहर नहीं जा सकते, और खासकर उसमें सबसे नुक्स ज्यादा क्या था कि एक बच्चे को बॉर्डर से उठा करके, गांव से उठा करके, पहाड़ से उठा करके उसको कहते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दो, तो वो टेस्ट कैसे देगा? इस पर भी हमने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट का असर ये हुआ कि सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जो बच्चे उसमें रह गए हैं उनको मर्जी के मुताबिक कॉलेज दिया जाएगा, और ये हुआ। तो ये नतीजा था डीपीएपी के प्रोटेस्ट का। तो अगर हम सरकारी पार्टी होते तो हम सरकार के फैसले का विरोध क्यों करते? तो ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी है, इसलिए मैं ये कैटेगरिकली कहना चाहता हूं। आजाद साहब ने कैटेगरिकली कहा, बार बार कहा, हमारी किसी से कोई अलायंस नहीं है। ये केवल उन पार्टियों का कहना है जिन पार्टियों को आजाद साहब से डर लग रहा है, जो जानते हैं कि आजाद साहब पॉपुलर हैं। जब भी इलेक्शन होगी उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि उनका जो 2.5 साल का पीरियड था, आजाद साहब का गोल्डन पीरियड रहा। उन्होंने रियासत के तीनों खित्तों में काम करवाए। अगर जिले दिए तो 4 कश्मीर में दिए, 4 जम्मू में दिए। अगर उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट बनाए, उन्होंने पटवारी बनवाए, उन्होंने न्यायावतियां बनाई, उन्होंने ये सारे काम किए, और पार्क्स बनवाए, सड़कें बनवाई। यहां तक कि मैं कहूंगा कि जैसे एक बड़ी मिसाल है कि कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन, देखिए आज जो भी बाहर से लोग आते हैं वो मुगल गार्डन देखने जाते हैं, निशात जाते हैं, शालीमार जाते हैं, जो उस समय मुगलों ने बनवाए थे, उस समय सोच थी उनकी।
तो आजाद साहब ने एक उसी लेवल का एक ट्यूलिप गार्डन बनाया जिसको हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग देखने आते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि आजाद साहब का जो पीरियड रहा है एक बड़ा शानदार पीरियड रहा है। उस पीरियड की वजह से लोग उसको चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बात पर अमल करना चाहते हैं। इसलिए जिन लोगों को जो चीजें पसंद नहीं आ रही वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है सरकारी पार्टी है। भाजपा कह रही है कि डर के ये सारे नेता इस समय बाहर आए हैं, क्योंकि पहले भी लोगों के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं लेकिन इन नेताओं ने कभी उन मुद्दों को लेकर आवाज नहीं उठाई है। तो आपका ये आखिरी आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो प्रदर्शन अब 10 तारीख को होने वाला है। देखिए, भाजपा क्या कहती है मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये जो नेता इकट्ठे हुए हैं ये गुलाम नबी आजाद साहब के डर से इकट्ठे हुए हैं। भाजपा का ये कहना कि डर से इकट्ठे वो कैसे कह रहे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ना तो मैं भाजपा का स्पोक्समैन हूं, ना मैं भाजपा से संबंध रखता हूं, ना मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जैसे मैंने कहा है कि इन नेताओं का इकट्ठे होना, पहली बात मैंने पहले ही कह दिया कि नेता इनमें केवल एक है जिसका नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बाकी कोई नेता नहीं है। Let me make it very very clear and all that। बाकी ऐसे ही उन्होंने जोड़े हुए साथ में कुछ लोग ऐसे ही जोड़ना चाहते हैं, नेता केवल एक है। महबूबा मुफ्ती भी थी, हर्षदेव भी थे। महबूबा मुफ्ती टोटली ऑफ फ्रॉम द स्टेट। महबूबा मुफ्ती को अगर इंडिया अलायंस में जगह दे दी है तो वो तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए देखो ये कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है। अदरवाइज महबूबा मुफ्ती मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से वहां बैठती है जब उसका एक भी एमपी नहीं है, वहां एक भी उसका एमपी वहां नहीं है, और पता नहीं वो किस तरीके से वहां जाकर के इंडिया अलायंस में बैठती है। वो इसे नेता केवल एक था, लेकिन वो भी जो ये इकट्ठे होने का मकसद है, जो एक दिखाने का जो यत्न था उनका, वो इसीलिए था गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। गुलाम नबी आजाद आज बच्चे बच्चे को पूछो, चाहे वो किसी पार्टी के साथ संबंध रखते हो, वो कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद अगर मुख्यमंत्री बने तो यहाँ रियासत के हालात सुधर सकते हैं। ये वही गुलाम नबी आजाद है जिन्होंने जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में और सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करी थी जब 370 एब्रोगेट हुआ था। और आज अगर स्टेट हुड की आवाज किसी ने बुलंद की है तो इट इज ओनली गुलाम नबी आजाद। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे स्टेट हुड वापस हो, हम कहते हैं हमारी जमीनें सेफ रहें, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो ये केवल हमारी पार्टी कहती है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री आरएस चिप, जिनसे हमने कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर बातचीत की और इनमें मुख्य था अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि ये विपक्षी नेताओं का डर है और ये डर है गुलाम नबी आजाद से, और उनसे ही डर के इस समय विपक्षी नेता इकट्ठे हुए हैं और अब ये प्रदर्शन और ये बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि आखिरकार इस प्रदर्शन का और इस सब सियासी सरगर्मियों का जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिलेश अरोड़ा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार।